नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। टोंक की बनास नदी में जयपुर से पिकनिक मनाने के लिए आए 11 युवकों में से 8 युवकों की नहाते वक्त डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। खाना बना रहे 3 साथी युवा बाल बाल बच गए और पानी में गए युवकों को यह अंदेशा भी नहीं था कि जिस पुरानी नदी वाले पिकनिक स्पॉट पर वो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गर्मी में खुशियों के पल बिताने आए हैं, वो उनकी जिंदगी के आखिरी पल बन जाएंगे, क्योंकि अवैध खनन से नदी में 15 से 20 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है और उन्हें शायद कोई चेतावनी बोर्ड भी नहीं दिखा। स्थानीय लोगों के मुताबिक बजरी माफिया ने अवैध बजरी खनन कर नदी के पेटे को इतना गहरा कर दिया कि डूबने से युवकों की जान चली गई। नदी के अंदर दलदल भी था और युवकों को ठीक से तैरना भी नहीं आता था। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 8 युवाओं ने दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी पहुंचे। राहत बचाव के दौरान शासन, प्रशासन, पुलिस का अमला भी मौजूद रहा, लेकिन बनास नदी में मौतों से टोंक से जयपुर तक कोहराम मच गया, क्योंकि सभी मृतक जयपुर के हसनपुरा, पानीपेंच और घाट गेट इलाके के रहने वाले थे। अगले दिन सामूहिक नमाज अदा कर लाशों को घाट गेट कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। सीएम अजय शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम और साथ ही टोंक विधायक सचिन पायलट, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जयपुर के किशनपोल से विधायक अमीन कागजी सहित कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया। दूसरी ओर भीलवाड़ा के जहाजपुर इलाके में भी अवैध खनन में मिट्टी रहने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। वहीं जिले में माइनिंग के दौरान 20 दिनों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अवैध माइनिंग से बने गड्ढों में डूबने से 3 मासूमों सहित 5 लोगों की मौत हो चुकी है। भीलवाड़ा में अब तक अवैध माइनिंग मामले में 342 मामले दर्ज हो चुके हैं। 9 घंटे के रेस्क्यू के बाद शवों को बाहर निकाला जा सका। आखिर सवाल यह कि अवैध खनन थम क्यों नहीं रहा है? अवैध खनन से लोग मौत के मुंह में कब तक यूं ही समाते रहेंगे? चंद खनन माफियाओं को पुलिस प्रशासन और खनन विभाग, वन विभाग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? कभी पुलिस, कभी वन विभाग, कभी खनन विभाग, तो कभी पत्रकारों, ग्रामीणों पर खनन माफिया हमला कर देते हैं। अवैध खनन के गड्ढों में मौत के मुंह में जाने से लोग कैसे बचेंगे? आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर हम बात करेंगे। बाद में आज उस परिवार के जो भी पोस्टमार्टम करा के उनके बॉडी को उनके परिवार को संभाला रहे हैं। और इस घटना पे वास्तव में हम सब, पूरा राजस्थान, पूरी सरकार, सभी मिलके उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनको सहन करने की, ईश्वर उनकी मदद करे, अल्लाह उनकी मदद करे। जिस तरह से आगे ये घटना ऐसी नहीं हो, वहाँ पे हमने चर्चा की है कि हर साल पिछले 30-40 साल से ये घटना है, क्योंकि जिस जगह पे घटना होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं पानी का ऐसा भाव होता है कि वहाँ कोई मिट्टी भरे तो भी उस मिट्टी को बहा के ले जाते हैं। परमानेंट काफी गड्ढा बना हुआ है, वहाँ चेतावनी के बोर्ड भी लगे हुए हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ लापरवाही हो ही जाती है। जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले। कलेक्टर साहब ने और माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, इन्होंने भी ऊपर मुख्यमंत्री से बात करी है और उम्मीद है कि मैक्सिमम जो भी जिस भी योजना में इनको लाभान्वित किया जाएगा, इनको परिजनों को इनको बुला करके इसका मुआवजा दिया जाएगा। ये बड़े दुख की बात है कि सारे जितने भी जो मृतक हैं वो नौजवान हैं, युवा हैं और पिकनिक मनाने आए थे। ये बहुत दुखद घटना है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। परिजनों को अल्लाह, ईश्वर जो इनको संबल दे, इनकी दुआओं को कबूल फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए। पुरानी बनास पुलिया है वहाँ ये घटना हुई है। कुल 11 साथी थे जो जयपुर से एक मैजिक गाड़ी में यहाँ आए थे और ये इनका पिकनिक मनाने का उद्देश्य था। 3 लोग इसमें से, जैसा बताया गया है, वो 3 लोग खाना बना रहे थे। उन्हीं लोगों को शोर शराबे की जब आवाज पता लगी और जब तक भाग के नीचे पहुंचे तब तक उनको ज्ञात हुआ कि उनके 8 साथी नीचे नहा रहे थे, वो पानी में डूब गए, जिनको स्थानीय लोगों ने मदद की और उनको यहाँ निकाल के हॉस्पिटल में लाए। यहाँ यह दुखद है कि हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर साहब ने चेक तो वो यहाँ पहुंचने पे डॉक्टर साहब ने उनको मृत है वो घोषित किया है। तो अवैध माइनिंग की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब लोगों की जान गई। आप समझिए कि इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से लोगों की मौत हो चुकी है। कई बार ये जो अवैध खनन माफिया हैं,
इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये कई बार न सिर्फ अधिकारियों के ऊपर हमला करते हैं, कर्मचारियों के ऊपर हमला करते हैं, बल्कि वहां पर अगर कोई तस्वीर दिखाता है, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग अगर टीवी चैनल्स के जरिए अगर दिखाने की कोशिश की जाती है तो पत्रकारों के ऊपर भी हमला होता है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन क्या इस पर कार्रवाई नहीं होगी? इस पर लगाम कैसे लगेगी, कैसे रोका जाएगा? इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कैलाश मीणा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए.के. जैन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। प्रीति जी बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत ए.के. जैन सर आपसे ही कर रहा हूं। ये जो अभी की तस्वीर हम देख रहे हैं, 8 युवाओं की मौत होना और वहां पता ही चलना एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अवैध खनन वहां पर किया गया था, गड्ढा बन चुका था और उसी में वो 8 युवक जो है डूब गए थे। ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी। और ये बताया जाता है कि बनास नदी में कई जगहों पर इसी तरीके से सैकड़ों गड्ढे हो चुके हैं, जो कि और दूसरे लोगों के लिए भी जान पर खतरा बन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ क्या पता नहीं है अधिकारियों को? पता है तो क्यों कार्रवाई नहीं होती है? ये सब मिली भगत है, चाहे इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे इसमें तहसील हो, पुलिस विभाग हो, जो लोकल एमएलए एमपी होते हैं, लोकल मिनिस्टर्स तक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सब की जानकारी में होता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी की जानकारी में नहीं होता या रात को चोरी छिपे होता है, सबको पता होता है। पर इस पे कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक दुधारू गाय है। और यूपी में भी ये चल रहा है। अवैध खनन जगह जगह होता है। इनके हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि अगर कोई रोकने का प्रयास करता है या गाड़ी पकड़ने की कोशिश करता है, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं। कोई अगर लिख देता है उसके बारे में तो उस पर अटैक करते हैं। तो ये तो इनको एक तरह से फ्री हैंड सा मिला रहता है और उसके मनमानी हो रही है। नदियों में जो गड्ढे किए जा रहे हैं, ये कभी बहुत बहुत बड़े हादसों को इनवाइट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जानकारी में नहीं है, जानकारी में सबके है। इसमें पॉलिटिशियन से लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके सबकी मिली भगत है। ये सब कुछ सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसमें प्रीति शर्मा जी एक जरा जल्दी से रिएक्शन, क्योंकि आपने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। कोई भी अगर इस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी शख्स होगा या ऐसे कोई काम करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कई बार ये कहा गया कि भाई हमारी सरकार में ये सब नहीं चलेगा, सख्ती के साथ काम होगा। लेकिन क्यों अभी भी ऐसे अवैध खनन माफिया एक्टिव हैं और इतने ज्यादा बेखौफ हैं कि अधिकारियों के ऊपर, वन विभाग की टीम के ऊपर, खनन विभाग की टीम के ऊपर हमला कर देते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन परिवारों को सांत्वना देना चाहूंगी और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी उन बच्चों को जिनकी डेथ हुई है इस हादसे में। देखिए, बात सिर्फ अवैध खनन की नहीं है, क्योंकि बनास नदी अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है। आप सभी जानते हैं कि बांध बना हुआ है और हमारी काफी सारी जल परियोजनाएं उससे संबंधित भी हैं। जहां पर नदी है, ये अवैध खनन तो एक मुद्दा उठा लिया गया कि ठीक है, अवैध खनन की वजह से वहां गड्ढे हो गए इसलिए डेथ हो गई। लेकिन इस तरीके की जगह जो भी होती है, जो पानी से घिरी हुई होती है और आसपास का एरिया, इसमें दलदल होना, गड्ढे होना एक स्वाभाविक बात भी होती है, आप इस बात को मानेंगे। और ऐसी जगहों पर सुरक्षा होनी चाहिए, वहां पर एक बोर्ड लगा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते, और जैसा कि आपने सवाल उठाया कि हम अपराध को रोकेंगे, जीरो टॉलरेंस नीति हम अपना रहे हैं, बिल्कुल। हम जिस पर्पस से सरकार में आए थे, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हम उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। अवैध खनन को लेके जब से हमारी सरकार आई, जितनी कार्रवाई भाजपा की सरकार में हुई है, और अगर ऐसे ही होता रहा तो ये तो आगे और भी लोगों के लिए जान पर खतरा बन जाएगा। शुभेंदु जी, मैं माफी चाहती हूँ, आपको टोक रही हूँ, लेकिन अवैध खनन होता रहा, हो रहा है और उस पर जो कार्रवाइयां हो रही है, मैं कार्रवाइयों की बात कर रही हूँ। देखिए, कोई चीज होती थी और कोई चीज अब उस पर रोक लगाई जाने के लिए क्या क्या कार्रवाइयां की जा रही है, दोनों में अंतर होता है। हमारी सरकार आने के बाद कितने तो अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजे कसे गए, कितनी गिरफ्तारियां की गई,
कितनी जगह पर वहां पर कार्रवाइयां हुई, इसका भी एक बार आंकड़ा आप अपने चैनल के माध्यम से अगर लोगों को बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि 2023 में जब हमारी सरकार आई थी तब से लेके आज तक, सरकार आने के बाद सबसे पहले फरवरी में 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवैध खनन पर कार्रवाई करना शुरू किया था। आज जिन बच्चों की डेथ हुई उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है, और जिन गड्ढों की बात की जा रही है वो सिर्फ अवैध खनन की वजह से ही नहीं है। नदी नालों का जो एरिया होता है, जो बड़ा एरिया होता है, एक बांध बना हुआ है, एक इतनी बड़ी नदी है, वहां पर गड्ढे होना, और वहां पर आप जब जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए कि आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, आपको ये बात माननी पड़ेगी। अवैध खनन को लेके भाजपा की सरकार आने के बाद 2023 से लेके आज 25 तक मैं बिल्कुल दावे के साथ कहती हूं कि जितनी कार्रवाइयां हमारी सरकार में हुई उतनी कार्रवाइयां आज तक कांग्रेस की सरकार इसमें में चलिए नहीं आप हुई। कह रहे हैं ठीक है, अवैध खनन वैसे बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप अवैध खनन को अगर अन्यथा ले रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ नदी किनारे जितने पार्टी पॉइंट या पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं, कितनी जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं। शुभेंदु जी, आप जैसा कि अभी एके जैन साहब ने कहा कि लोकल मिनिस्टर, लोकल एमएलए, लोकल एमपीज सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। तो क्या 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तब जो रवैया था जहां वहां के एमएलए और एमपीज की अगर मैं बात करूं, या अभी जो एमएलए एमपीज है कौन है वहां के, आप मिनिस्टर को लेके चलते हैं, हमारी सरकार के मिनिस्टर है और अवैध खनन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम बिल्कुल बात मान रहे हैं कि हम अवैध खनन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लोकल जगह पर जहां का एमएलए और एमपी, क्या उनकी सजगता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि अपने एरिया में जाके देखें कि कहां पर किस चीज की आवश्यकता है? अवैध खनन पर आप घेराव कीजिए, अगर वो सवाल नहीं उठाते हैं तो विधानसभा में मौका मिलता है ना, आप उनके खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए। शुभेंदु जी, हम लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार अपराधियों को भी पकड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए भी जब्त हुए हैं, वाहन भी जब्त हुए हैं। और आप अभी रिसेंटली भरतपुर में कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है अवैध खनन को लेकर, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई के लिए ऑर्डर दिए हैं, आपको पता होगा। आप अपने चैनल के माध्यम से आंकड़े क्यों नहीं दिखाते हैं कि भाजपा की सरकार में कितनी कार्रवाइयां हुई थी और कांग्रेस की सरकार में कितनी कार्रवाई हुई थी? आप ठीक है, वो तुलना अलग है, लेकिन देखिए कांग्रेस को जनता ने इसलिए नकार दिया ना कि उनके काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उनको नकार दिया उन्होंने, लेकिन अब सरकार पर भरोसा है। शुभेंदु जी, जब आज लगातार हमारी सरकार अवैध खनन को लेकर काम कर रही है तो क्या लोकल एमएलए एमपीज की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? वो कांग्रेस के हैं तो क्या काम नहीं करेंगे? अभी आज की डेट पे सांसद कौन है? हरीशचंद्र मीणा जी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। आज की डेट में टोंक से एमएलए कौन है? सचिन पायलट जी। आज वो इतनी बड़ी अपने पिता की उसमें शोक सभा कर रहे हैं, क्या इन बच्चों को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं तो कोई भी नेता आकर के ये क्यों नहीं कह रहा है कि भाई आपने इस जगह पर अवैध खनन हो रहा है, तो आप सरकार तक भी बात पहुंची होगी कि यहाँ पर अवैध माइनिंग हो रही है, खनन हो रहा है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं आप आवाज बुलंद करते? खैर ठीक है, इसमें जरा मैं वापस लौटता हूँ, मैं कैलाश मीणा जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि आप गलत बात उठा रहे हैं। अवैध खनन को लेकर के बात उठाना गलत बात है। लोकल सुरक्षा के मापदंडों की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या लोकल एमएलए एमपीज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? कि सारी जिम्मेदारी मंत्री और सरकार में बैठे मंत्रियों की बनती है क्या? क्या लोकल एमएलए एमपीज के अपने आके डिमांड को नहीं बताएंगे कि हमें ये डिमांड है? तो सरकार क्या पल्ला झाड़ लेगी इससे? सरकार को जो दिख रहा है, सरकार तो सारी चीजें कर ही रही है ना, अपनी तरफ से व्यवस्था कर ही रही है सभी चीजों की। लेकिन ठीक है, इसमें जरा कैलाश मीणा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। कैलाश मीणा जी, अब बताइए कि ये कहा जा रहा है कि लोकल जो विधायक हैं या लोकल जो सांसद हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, सरकार तो अपना काम कर रही है। देखिए, मेरी सरकार और विपक्ष दोनों से गुजारिश, और दोनों सरकार और विपक्ष जिस ढंग से एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहे हैं, सरकार होने का मतलब क्या है? सरकार होने का मतलब है कि आप जनता के तमाम तरह के सुख दुख में, तमाम तरह की गतिविधियों पे आप नजर रखेंगे, ये सरकार होने की जिम्मेदारी है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देके अपनी बात थोड़ी बढ़ाऊंगा कि नीम का थाना में एक जगह है रेला गांव, उस गांव में 21 खदानें हैं और उस 21 खदानों में जो इलीगल माइनिंग से जो पेनल्टी है वो 1212 करोड़ की है। तब एक गांव में 1212 करोड़ की पेनल्टी है, और आपने पिछले दिनों जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, बनास में एक लड़का बेचारा इलीगल जो सैंड माइनिंग थी
उसकी वीडियोग्राफी कर रहा था। वो कहाँ है? वो SMS में उसके हाथ पांव तोड़ दिए गए, और सरकार में बैठे हुए लोग उसकी पैरवी कर रहे थे कि लोगों का आजीविका किस पे है? आजीविका पानी नहीं रहेगा, ये नदी नहीं रहेगी, ये तमाम चीजें नहीं रहेंगी, तो आजीविका लोगों की काहे पे टिकी रहेगी? सरकार में बैठे हुए लोग ये कहें कि ये वहां के लोगों की जिम्मेदारी है, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? यहाँ पे जितने इस तकनीकी युग में आप सैटेलाइट पे जाइए, आप गूगल भूमि ऐप पे एडवांस वो है कि कहाँ क्या हो रहा है ये पता लग सकता है, लेकिन सरकार क्यों नहीं लगाना चाहती कि किस जगह क्या एक इलीगल माइनिंग, पोकलैंड, JCP इनसे होती है। अभी पिछले दिनों संपादक ये छपा है, भास्कर में तरुण शर्मा का लेख छपा है कि राजस्थान में कितने राजनेता ऐसे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी रामगढ़ बांध में वो गए थे कि ये पुनरुद्धार करेंगे। कितनी नदियां हैं वहां पे ये सब हो रहा है, ये क्यों नहीं वो कार्रवाई करते? भाई आप जितना अपना ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकते, वहां पे जो नदियां रोक रहे हैं उसको रोकते। इनसे कितने लोगों की मौत हुई है? आप कितने सरकारी कर्मचारी, छोटे कर्मचारियों पे हम जिम्मा डालते हैं, कितने पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, कितने बेचारे फॉरेस्ट के लोग इसमें मरे हैं, लेकिन बड़े लोगों का जो गठजोड़ है वो सब है, वो क्यों नहीं विधानसभा में क्यों नहीं रखते? कितने विधायक हैं, कितने राजनेता हैं, कितने पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी माइनिंग में हिस्सेदारी है, ये सब खुलेआम है। ठीक है, सारे के सारे लोग इस गठजोड़ में शामिल है। हाँ, आप स्टेट हाईवे से लेकर, वो तो AK जैन सर भी बता रहे हैं, भाई सिस्टम के अंदर तो रहे हैं ना, उन्होंने भी देखा है, इसलिए वो खूब सारी चीजें एक एक करके बता भी रहे हैं। मैं जरा इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं प्रीति जी, उसके बाद मैं अश्वनी दुबे जी भी हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, मैं अश्वनी सर के पास वापस लौटूंगा, लेकिन एक रिएक्शन जरा प्रीति जिस पर दीजिए कि भाई ये भी तो सच्चाई है ना कि सिर्फ विधायकों पर, ठीक है, अब तुलनात्मक अगर अंतर किया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पिछली सरकार, अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो कहेंगे कि साहब अभी तो बिल्कुल चीजें नहीं हो रही, हमारे समय में बहुत कार्रवाई हुई। बताइए शुभेंदु जी, मैं बिल्कुल तुलनात्मक आकलन नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जो चल रहा था और भाजपा की सरकार में जो चल रहा है उसकी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस दिखाए थे, आज तक भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, अवैध खनन को लेके जितनी कार्रवाइयां अभी तक हमने की हैं, उतनी कार्रवाइयां अब तक इससे पहले कभी नहीं हुई, और लगातार भाजपा की सरकार केवल अवैध खनन को लेके भ्रष्टाचार किसी भी डिपार्टमेंट में ये रुका क्यों नहीं? आपने कार्रवाई की, आपकी सरकार थी, ये रुका क्यों नहीं? अभी तक ये रुका क्यों नहीं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कितने लोग हैं? जानते हैं कि 1.5 साल हुआ सरकार में हुए, 1.5 साल में जितना 1.5 साल हुई है, जितनी पाबंदियां हमारी सरकार ने लगाई अब तक नहीं थी, 5 साल के लिए लोगों ने वोट दिया है, और 1.5 साल के बाद आप ये बहाना नहीं बना सकते कि ये रुका नहीं। हम बिल्कुल बहाना नहीं बना रहे हैं, मैं आपके सामने बिल्कुल ठोक के तथ्यों के साथ बात कर रही हूँ कि हमारी सरकार में अवैध खनन को लेके जितनी कार्रवाइयां हुई हैं कांग्रेस के शासनकाल में ना हुई। और मसला सिर्फ ये है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो खनन माफियाओं में डर क्यों नहीं है? वो क्यों दिन दहाड़े लोगों को, अधिकारियों तक को वो धमकाते हैं, उनके ऊपर ट्रैक्टर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसमें जरा, ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ। हाँ। आपको मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार में जितनी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे वो अधिकारी भ्रष्ट हो तो अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, आदमी भ्रष्ट हो तो आदमियों पर कार्रवाई होती है, तो कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। कोई भी भ्रष्टता को लेके हमारी सरकार में जितनी कार्रवाइयां हमारी सरकार कर रही है, और मंत्री तक आप देखेंगे हमारे मंत्री आपकी कार्रवाइयों से को रोकने के, मेरा सवाल है कि ये रुक क्यों नहीं रहा? ये चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा। मैं इसमें जरा अश्वनी जी भी आपको इंतजार कर रहे हैं, एक बार जरा इसमें कानूनी पहलू भी एक बार देख लेते हैं। अश्वनी जी, ठीक है प्रीति जी, एक मिनट, आप अश्वनी जी को भी इसमें जरा जोड़ लेते हैं। अश्वनी सर, एक चीज बताइए कि कानूनी रूप से क्यों ऐसा नजर आता है कि सिस्टम थोड़ा सा लाचार हो जाता है? ये जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, वो इतना ज्यादा बेखौफ क्यों हैं? भाई सरकार की पॉलिसी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं प्रीति जी कि हम जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल ये कि उसके बावजूद भी इनमें डर क्यों नहीं है? सुवेंदु भाई, मैं 90 सेकेंड अनइंटरप्टेड लूंगा, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। अभी 2 अप्रैल 2025 को अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने कहा कि हम
खदान वाले इलाकों की ड्रोन से निगरानी करवाएंगे। और ये निर्णय सीएमआर में हुई हाई लेवल बैठक में लिया गया अभी 1 महीने पहले। और अवैध खनन पर रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार है आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी और उसके केसेस का निपटारा किया जाएगा और मॉनिटरिंग होगी डेली अवैध खनन की ड्रोन से। उस डिसीजन का क्या हुआ? पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्टेट में एक कानून होता है जिसको खान और खनिज विकास अधिनियम कहते हैं, MMDR एक्ट। उसके तहत राज्य सरकार अवैध खनन रोकने के विभिन्न उपाय करती है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई भी सरकार में रहे, लॉ एंड ऑर्डर भी इंश्योर करे और यह भी देखे कि किसी भी मिनरल का, किसी भी खनिज का अवैध खनन नहीं हो। वो क्यों नहीं होगा? उसके बाद एक बात और बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ 1 साल पहले एक सिफारिश किया किसने? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, जिन्होंने कहा कि खासतौर से राजस्थान के लिए कि अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करके रिमोट सेंसिंग से GIS जैसी जो हाई टेक्नोलॉजी है और गूगल अर्थ के साथ आधुनिक तकनीक का संरक्षण करेंगे। अगर वो होता तो क्या आज मौतें होती? ये तो सिर्फ मौतों की बात है। दूसरी बात, हम एक बात आते हैं गठजोड़ की। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि गठजोड़ नेता का, गठजोड़ सत्ता में बैठे लोगों का, गठजोड़ पुलिस के लोगों का और गठजोड़ जो माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए, वैध खनन करवाने के लिए जो हमारी संस्थान बने हुए कि अवैध खनन नहीं होगा, उन सबका एक गठजोड़ है। इसलिए जो आपने प्रश्न कहा, इसलिए वो बेखौफ घूमते हैं। इसलिए जो उनके लोग हैं, उनके लोग अटैक करते हैं। चाहे पत्रकार जो वीडियो बनाने जाएगा, पत्रकार जो फ्री फेयर इंपार्शियल रिपोर्टिंग करेगा, उसके ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेगी। पुलिस उल्टा एक्सटॉर्शन का मुकदमा पत्रकार के ऊपर रजिस्टर कर देगी। तो उसके बाद भी आप इन 8 मौतों को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये कह के कि पिछली सरकार में हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की बनती है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की बनती है जिसमें यह होता है कि जिसकी सरकार होगी, जिसके हाथ में सत्ता होगी, जो रूल करेगा लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में होगा। क्या इन मौतों की जिम्मेदारी पिछली सरकारों के ऊपर डाल करके पल्ला झाड़ा जा सकता है? क्या इन मौतों की जिम्मेदारी ये कह के कि बजाय अवैध खनन रोकने के, बजाय कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो स्पेसिफिक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं जिसमें कहा कि जो STP भी हम देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि ड्रोन से एक कहीं भी हर जगह मैनुअल माइनिंग होनी चाहिए, उसके बाद भी क्रेन से माइनिंग होती है। मैं तो स्वयं चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो, हर राज्य में यह चलता है और एक गठजोड़ एक्सपोज्ड है। और आज इन मौतों ने यह सोचने पर विवश कर दिया है कि इस अवैध माइनिंग को रोकने के लिए लोकल MLA और MP के ऊपर ठीकरा फोड़ के हम सही हो सकते हैं, या जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इंश्योर करेंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी फिक्स होगी, माइनिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी फिक्स होगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी फिक्स होगी, या जो कमेटी बनी जिसमें हाई लेवल कमेटी में निर्णय लिया गया, खान मंत्री की जिम्मेदारी फिक्स होगी कि अवैध माइनिंग रोको, क्योंकि वो गड्ढे बने। नेचुरली फ्री फ्लो अगर वाटर का होता तो शायद वहां पर मौतें नहीं होती। तो ये बात आप समझिए, ये गठजोड़ ही है जिसकी वजह से बेखौफ तरीके से खनन माफिया सिस्टम का पार्ट बना हुआ है और इसी को थोड़ा तोड़ने की जरूरत है। प्रीति जी जरा जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल, अवैध खनन पर 2 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन लिया कि ड्रोन से इसकी मॉनिटरिंग होगी, कमेटी बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने एडवोकेट साहब, और बिल्कुल ये होगा और हो रहा है, लगातार चल रहा है, इस पे कार्रवाई भी जारी है, आप ये भी मानेंगे। और भरतपुर में अवैध खनन को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्रवाई भी हो चुकी है, ये भी आप मानेंगे। हमारी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री तक अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस डेथ पर कोई भी राजनीति नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस घर के बच्चे जाते हैं उन लोगों के ऊपर क्या बीतती है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं समझता। एक माँ हूं मैं, और मैं समझ सकती हूँ कि आज 8 बच्चों की मौत हुई है उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर गड्ढे हो रहे थे। पिकनिक स्पॉट, पिकनिक मनाने बच्चे गए, गड्ढे हो रहे थे, अवैध खनन की वजह से हुए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये साल भर में ही अवैध खनन हुआ उसकी वजह से हुए। अवैध खनन की मॉनिटरिंग करना, उस पर रोक लगाना, उस पर कार्रवाई करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, अब आगे की कार्रवाई क्या? प्रीति जी, 8 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बड़ा मामला है। इस पर आप आश्वस्त कीजिए यहाँ से राजस्थान की जनता को। प्रीति जी सुनिए, ये आपको भरोसा दिलाना चाहिए प्रदेश की जनता को, क्योंकि आपकी सरकार को चुना है। यहां से आश्वस्त कीजिए, 8 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी
और आगे इस पर क्या कार्रवाई हो? शुभेंदु जी, हम आज से नहीं, हम जब से सत्ता में आए, जब से भरोसा दिला रहे हैं कि हम लगातार हर मुद्दे पर, चाहे वो भ्रष्टाचार अवैध खनन में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार किसी परीक्षा में हो, हम हर मुद्दे पर जनता के साथ खड़े हैं और जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा मोटो है। AK जैन सर को मैं इसमें जरा ठीक है प्रीति जी। AK जैन सर, अब इस जो गठजोड़ है ना, इसको तोड़ने के लिए कुछ तो करने की जरूरत है। अच्छा, दो पार्ट में इसको समझते हैं। एक तो अवैध माइनिंग हो रही है और एक उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इतनी हद होती है कि वहां पर जो रास्ते में आए उसको रौंद दिया जाए। ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ करके भाग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब्त होगा, उसके बाद वो छुड़वा लेते हैं। तो ये जो है कोई डर नहीं है, इसलिए इसको क्या लगता है कि नियम के तहत इसको और बांधने की जरूरत है क्या? देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि एक बार अगर इस बात का बीड़ा उठा लिया जाए कि अवैध खनन नहीं होगा तो नहीं होगा। जो लीगल तरीके से खनन होगा, जो पट्टे दिए जाएंगे उसी में खनन होगा, उसके अलावा खनन नहीं होगा। सरकार तय कर दे और उसके बाद जो उसका वायलेशन करे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो कड़ी धाराओं में। अब जैसे ये केस है, इसमें हत्या क्या है, इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किन लोगों ने ये गड्ढे खोदे थे, किन लोगों ने वहां पे माइनिंग की थी। एक बार सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी, आप देखिए सब चीजें, सब अवैध जो खनन है ये बंद हो जाएगा। इसमें इतना पैसा नहीं होगी तब तक कार्रवाई जो है मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इसलिए सवाल ये है कि इस नदी में और नदी के आसपास इसी तरीके से होने वाले अवैध खनन को कैसे रोका जाए, और इसकी जिम्मेदारी तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गठजोड़ को तोड़ने के लिए जो कुछ यहां पर प्लान बताए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, उसको मुझे लगता है सरकार को अमल में लाने की, और जो पहले से ही डिसीजन लिए गए हैं उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारी उम्मीद यही है कि जो हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, कम से कम इससे सीख लेकर के आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।